हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कसक पार्ट 4 है ये। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के ले आऊँ। तो चलिए पहले का कुछ देख लेते हैं, पार्ट 3 का। क्या है वैभव की योजना? अहाना को लेकर क्या होगा अहाना का? क्या वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगी या बदल जाएगी अहाना की जिंदगी मुंबई में आकर? और क्या कभी उसकी मुलाकात होगी उस ट्रेन में मिले शख्स से? आखिर कौन है वह शख्स? कौन है प्रंजल? और क्या है अहाना का अतीत? सब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अरे नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, फिर हम पैसों में खेलेंगे और तुम्हें भी टॉप की हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वान्या ने उससे पूछा। अपनी सफलता के लिए अहाना की खूबसूरती का इस्तेमाल। वो कैसे? आश्चर्य से वान्या ने पूछा। बस देखती जाओ और जो मैं कहता हूँ वो करो। उसकी बिल्ली जैसी आंखों में कोई शैतानी योजना पनप रही थी। क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें अहाना के लिए अपनी जलन को परे रखकर उसके साथ नॉर्मल ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा व्यवहार करना है ताकि उसे यकीन हो जाए कि मुंबई में उसका हमसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है। वैभव ने अपनी योजना वान्या को बताई, जो सुनना कर वान्या को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे जलती हूँ? उसने अपनी आंखें सिकुड़ाकर उसकी तरफ देखकर पूछा। लगना क्या है, यही सच है। मुझे उससे किस बात की जलन? वो है क्या मेरे सामने? वान्या ने गुस्सा दिखाया। वो तो है ही जान, कहाँ तुम कहाँ वो। पर अब मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। तुम हीरोइन बनना चाहती थी ना, तो आ गई मुंबई। पर पता चला यह सब कितना मुश्किल है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसमें मुश्किल तो आती ही है। सबको नहीं आती। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान लो। तुम्हें बढ़िया सा शॉर्टकट भी बताया था कि वो शॉर्टकट अपना लो तो जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाओगी। पर तुम मानती नहीं। तुम्हारा वो शॉर्टकट किसी के बिस्तर से होकर गुजरना है, यही ना? वह गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? तुम भी ना प्रोग्रेसिव होने ही नहीं चाहती। आज के समय की डिमांड है और इस मॉडर्न और प्रैक्टिकल होना कहते हैं। उसे धूर्तार्थ से कहा। मॉडर्न और प्रैक्टिकल बनने को नहीं, इसकी इज्जत का सौदा करना करना कह रहे हो। यही यही बात है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती तो उसमें छोटी सोच कहाँ से आ गई? इज्जत क्या इतनी सस्ती होती है कि उसका सौदा हो जाए, या वह बिक जाए, या किसी उसे खरीद ले? यह सब मन का भ्रम है। जो भी ये सब ये टॉप की हीरोइन है जिनका यहाँ कोई गॉडफादर नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो क्या यहाँ सिर्फ अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर इतनी ऊपर पहुंची है? नहीं, सभी को शुरुआत में यह करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ? उससे उसकी इज्जत चली गई क्या? नहीं ना। एक बार सफलता कदम चूम ले फिर कोई नहीं पूछता कि उन्होंने सफलता को वो रास्ता कैसे तय किया है। वैभव अपने उल्टे सीधे कुर्तकों से वान्या को अपनी बात समझाना चाह रहा था, पर वान्या यह सब नहीं करना चाहती तो इनकार करती है। पहुंची है तो पहुंचने दो, मैं कम नहीं करूंगी। मैं वहां अपने टैलेंट दम पर पहुंचना चाहती हूँ। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ तुम खुद नहीं करोगी पर हम अहाना से करवा सकते हैं। वो पैसे कमाएगी तो इसीलिए कह रहा हूँ तुम खुद नहीं करोगी पर हम अहाना से करवा सकते हैं। वो पैसे कमाएगी और हम उसके पैसों पर ऐश करेंगे। उसकी लोमड़ी जैसी आंखों में धूर्तता भरी चमक और होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई।
क्या हाँ, वो तैयार होगी ये सब करने? वान्या ने संदेह जताया। नहीं होगी तैयार, पर उसे तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए हम उसे मजबूर करेंगे, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होगा। ओके, वान्या ने सहमति जताई। तो नाटक शुरू होता है अब से, उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओके बीवी, जैसे तुम कहो। उसने उसके हाथ को थामा, प्यार से वैभव की तरफ देखा तो वह उसे प्यार से अंगलिंग कर लेता है। उसके होठों पर कुतित मुस्कान थी। जिंदगी की उथल पुथल से परेशान अहाना ढंग से सो भी नहीं पाई थी, तो यहाँ आकर आराम से सो गई। 2-3 घंटे बाद उठी तो वान्या ने उसे देख झूठी खुशी दिखाई और मन मारकर उसका स्वागत भी किया। वान्या के उसके साथ नॉर्मल व्यवहार से वह थोड़ी आश्चर्य में थी। बचपन से उससे जलने वाली वान्या उसे यह देख खुश कैसे हो सकती है। कहने को तो दोनों हम उम्र सहेली थी, साथ खेली पढ़ी और साथ जवानी की दहलीज पर कदम रखा। वान्या का रंग रूप भी कम नहीं, पर अहाना से 19 ही था। साधारण हालातों में पली अहाना जहाँ सिंपल रहकर भी वान्या से ज़्यादा खूबसूरत लगती। अपने इस कमी को वान्या मेकअप और स्टाइलिश कपड़ों से पूरा करने की कोशिश करती। वान्या को बचपन से फिल्म और मॉडलिंग का शौक था। हीरोइन बनने के सपने उस पर इस कदर हावी था कि जैसे ही थिएटर में मूवी लगती वह सबसे पहले पहुंच जाती। ना कोई फिल्म देखना छोड़ती और ना कोई फिल्म मैगनीज पढ़ना। माँ बाप की इकलौती लड़की थी तो उसके नखरे भी आसमान छूते थे। वहीं अहाना घर का काम भी करती, स्कूल भी जाती। पिता की आस्मय मृत्यु ने परिवार की आर्थिक स्थिति डावाडोल कर दी। पिता एक बड़ी सी हवेली नुमा कोठी के मालिक के यहाँ ड्राइवर थे। जब तक वे जीवित थे सब ठीक था, जिंदगी ठीक चल रही थी। पर उसकी मृत्यु के बाद घर के हालात बिगड़ने लगे तो मालिक ने तरस खाकर माँ को अपने यहाँ घरेलू नौकरानी के काम पर रख लिया। माँ ने पूरी उम्र उनके यहाँ काम कर अपने तीनों बच्चों की परवरिश की। 2 बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई ने शादी के बाद पत्नी के दबाव में परिवार से कन्नी काट बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। खोज खबर करना तो दूर, कभी वह झांकने भी ना आता, ना वहाँ उन्हें आने देता। घर के हालात सुधारने की मंशा लिए छोटा भाई 2 साल पहले मुंबई आया तो वापस ही नहीं गया। माँ उस कोठी पर घरेलू नौकरानी का काम तब से करती थी जब अहाना 7-8 साल की थी। वही घर का खर्च चलाती थी। पर पिछले 1 साल से माँ के फेफड़े की बीमारी ने ऐसा घेरा कि बिस्तर पर ऐसी पड़ी कि पेट भरे और माँ की बीमारी के इलाज की मजबूरी अहाना को पढ़ाई बीच में छोड़कर वहाँ घरेलू काम करने की विवशता ले गई, जिससे जो थोड़ा बहुत सजा संवरना होता वह भी छूट गया। वान्या को देख अहाना के मन में भी हुक उठती जैसे उसके जैसे बनने की, पर घर के हालात उसे इजाज़त नहीं देते, ना उसे काम से फुर्सत मिलती। हसीन सपने देखने की उम्र में वह नौकरानी बनकर रह गई थी। सारा दिन मालिक की कोठी पर काम करती, घर आकर घर का काम करती और माँ की देखभाल। छोटी सी उम्र में हालातों ने उसे कठोर और मजबूत बना दिया था। पर कहते हैं जो जितना अधिक दुख सहने की क्षमता रखता है, भगवान भी उसकी ही क्षमता परीक्षा लेते हैं। वही परीक्षा अहाना दे रही थी। वैभव वान्या की दूर की रिश्तेदार में पड़ता था। कुछ महीने पहले वान्या के घर आया था। वान्या को जब पता लगा कि वह मुंबई में रहता है तब से उसके साथ आना चाहती थी ताकि अपना सपना पूरा कर सके, पर घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। वैभव अहाना की खूबसूरती देख उसके आगे पीछे मंडराने लगा था। जब वान्या को लगा वैभव उसे ज़्यादा अहाना में दिलचस्पी दिखा रहा है तो एक दिन घर के गहने पैसे उड़ाकर हीरोइन बनने की लालच में उसके साथ भागकर मुंबई आ गई। और अब हालात भी अहाना को ले आए हैं। अहाना, वान्या की आवाज़ ने उसे चौंकाया। हाँ, कल पूरा मुंबई घूमने चलेगी। जुहू बीच, गेटवे ऑफ इंडिया भी चलेंगे। वान्या ने मुस्कुराकर अहाना से पूछा। क्यों? हाँ, क्यों नहीं? वह मुस्कुराई। अब जब यहाँ आ गई है तो क्यों ना सब कुछ भूल कर नई शुरुआत करे। उसने अहाना की तरफ हाथ बढ़ाया तो अहाना ने भी उसका हाथ थाम लिया। वह वान्या के बदले अंदाज से थोड़ी आश्चर्य में जरूर थी,
पर दिल के किसी कोने में यह आस भी था कि शायद वान्या यहाँ आकर बदल गई हो, यही उसके बदले व्यवहार की वजह हो। दोनों बैठी बैठी बातें कर रही थी कि वैभव कमरे में आवाज लगाने लगा, बीवी सुनो ना, सोने आ जाओ, नींद आ रही है। वैभव ने आवाज दी तो आहाना के मन में प्रश्न उठने भी लाजमी थी। वान्या तुम दोनों ने शादी कर ली क्या? नहीं, वान्या ने जवाब दिया। तुमने शादी तो नहीं की तो फिर तुम दोनों पति पत्नी जैसे रहते हो? उसने हैरानी से पूछा। शादी? वह हंसने लगी। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? आहाना ने उसे हंसते देख पूछ लिया, पर उसके जवाब ने उसे और भी अधिक हैरान किया। शादी के बारे में अभी कैसे सोच सकते हैं, अभी तो कैरियर बनाना है। तो बिना शादी के ही उसके साथ पति पत्नी की तरह रह रही हो, अजीब नहीं लगता? आहाना ने पूछा। अजीब क्या लगना, हम लिव इन में हैं, उसने कहा। अब ये लिव इन क्या है सुनकर आहाना चौंकी। लिव इन मतलब दो लोग सहमति से पति पत्नी की तरह बिना शादी के संबंध में बंधे साथ रहते हैं, वान्या ने समझाया। ऐसा भी होता है क्या? आहाना सुनकर हैरान थी। उसने बोला, हाँ हाँ, बड़े शहर में आजकल यह बहुत प्रचलन में है। जो लोग शादी के संबंधन में झंझट समझते हैं वे यह रास्ता चुनते हैं। यह उन्हें आज़ादी देता है कि जो शादी के बंधन में बंधने के बाद नहीं मिल पाता, ऐसा रिश्ते का भविष्य क्या है? आहाना ने उससे पूछा। भविष्य तो कुछ नहीं, पर साथ रहते अगर उन्हें लगा कि शादी कर लेनी चाहिए तो कर लेते हैं, नहीं तो सेपरेट हो जाते हैं। उसने इतनी आसानी से यह सब कहा, पर यह बात पचना आहाना के लिए मुश्किल थी। ऐसा भी होता है, हाँ, बड़े शहर में यह आम है, हमारे यहाँ की तरह नहीं, जो किसी लड़के के साथ बात करने को भी गुनाह समझते हैं। इसका मतलब तुम कभी शादी नहीं करोगी? आहाना ने पूछा। पता नहीं, अभी तो कुछ साल नहीं, फिर उसके बाद सोचेंगे। लोग कुछ बोलते नहीं इस सब को देखकर? नहीं, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करने की, और वैसे भी यहाँ यह सब नॉर्मल है। तुम यहाँ आ गई हो तो सब समझ आ जाएगा। और अब सो जाओ, मैं भी सोती हूँ, कहती वह उठकर चली गई और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या सचमुच यह नॉर्मल है? आहाना सोच में थी। जब से घर से निकली तो पता चला छोटे और बड़े शहर में कितना अंतर है। जैसे वो शादी से पहले गलत समझती थी, पाप समझती थी, यहाँ तो यह सब नॉर्मल है। उसे तो लगता था यह सब शादी के बाद ही हो वरना। पर छोटे मालिक भी तो कहते थे कि लंदन में यह सब नॉर्मल है। जब इंडिया में ही लोग इतनी ओपन सोच के हो गए हैं, तो वह तो लंदन से आए थे, शायद वही यह सब समझने में पीछे रह गई। माँ के बीमार होने के कारण पढ़ाई छोड़ वह एक बार फिर मालिक की बड़ी सी हवेलीनुमा कोठी पर पहुंची थी। ऐसे नहीं कि यहाँ वह पहली बार आई थी, माँ के साथ कई बार आती थी, पर तब सिर्फ उत्सुकतावश आती थी, पर अब एक नौकरानी की हैसियत से आई थी। जब वान्या को पता चला कि वह पढ़ाई छोड़ काम करने लगी तो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी ना आहाना, पर तुम तो नौकरानी बन गई। उसके बोले ये शब्द दिल में बहुत चुभे थे, पर मजबूरी इंसान से जो भी करवाए कम ही है। काम नहीं करती तो माँ, जो बिस्तर पड़ चुकी थी, समय से पहले उठ जाती और वह भूखे मरती। मालिक मालकिन बेशक उसे अन्य नौकर की तरह ट्रीट नहीं करते थे। उसके वफादार ड्राइवर की बेटी जो थी, पर थी तो नौकरानी ही, जो सच था। उस दिन गई तो पता चला छोटे मालिक मालकिन के छोटे बेटे यानी कि प्रंजल लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आ रहे थे। मालिक मालकिन इतने खुश थे, पूरी कोठी को दुल्हन जैसे सजा दिया था। उसे उत्सुकता हुई तो पूछ लिया, मालिक आज कुछ
सब कुछ इतना क्यों सजा रखा है? अरे तुझे नहीं पता प्रांजल आ रहे हैं? मालिक ने खुशी जताते हुए मुस्कुराकर कहा था। प्रांजल नाम सुनकर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या वो अभी भी उतने नटखट होंगे जितने बचपन में होते थे? पर बड़े होकर तो सब बदल जाते हैं। वह खुद भी तो बदल गई है, वो भी बदल गए होंगे। पहले जब वह यहाँ माँ के साथ आती थी तो पहले पहले तो उससे बहुत लड़ाई करते थे, पर अब बाद में अपने खिलौने लेकर खुद ही खेलने आ जाया करते थे। पर अब भी क्या वो उसे पहचानेंगे? नहीं, इतने सालों बाद यह ड्राइवर और नौकरानी की बेटी को कौन याद रखता है? उन्हें भी कहाँ याद होगा। वह उस इसी उधेड़बन में थी कि जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजा तो दिल की धड़कन उसकी भी जोर से धड़कने लगी थी। सब लोग उसके स्वागत के लिए बाहर की तरफ लपके, पर उसकी हिम्मत न हुई तो वह दौड़ी दौड़ी खिड़की पर उन्हें देखने आ गई थी। छोटे मालिक गाड़ी से उतरे तो मालकिन आरती का थाल लिए उसका स्वागत में खड़ी थी। आरती के बाद जब वह अंदर आने लगे तो वह खिड़की से भागती किचन में चली गई। वहां से उनको अंदर आते देखा। हाय कितने हैंडसम लग रहे हैं। उस पर गजब उनका पहनावा कहर ढा रहा था। ग्रे कलर के ब्लेजर के अंदर चेक्ड स्क्रीन टाइट शॉर्ट और ब्लू कलर की जीन्स में पहने वे बेगिगम पैलेस के प्रिंस से जरा कम नहीं लग रहे थे। काले चमकीले बालों के स्टाइलिश हेयर स्टाइल हाथ की उंगलियों से सेट करते तो उन्हें देख दिल की तारों में जी झनकार हुई। वह एहसास उसके कोरे मन में छप कर रहा गया था, जो कि उसके लिए बिल्कुल नया और सुखदम एहसास था। गोरे तो छोटे मालिक बचपन से ही थे। लंदन में रहकर रंग और अधिक साफ हो गया था। वह तो बस चुपचाप उन्हें ही देख रही थी। उसे तो यह लग रहा था कि छोटे मालिक तो उसे भूल भी गए होंगे, पर वह गलत थी। उन्हें उसे पहचान लिया तो कितनी खुश हुई थी। जब वह कॉफ़ी देने उनके कमरे में गई तो उन्होंने दिमाग पर जोर देते हुए कहा था कि तुम अहाना हो ना, हमारे ड्राइवर अंकल की बेटी। सिर्फ गर्दन हिलाकर सहमति दे पाई थी। वह कितनी बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। आखिर ये शब्द पर उन्होंने जोर देकर बोला और होठों पर तिरछी मुस्कान ले आए थे। उनके इस अंदाज पर तो वह मर ही मिटी थी। गालों पर हया की लाली फैल गई और वहाँ वह खड़ा रहना मुश्किल हुआ तो भागती सीधा किचन में ही आकर रुकी थी। उस दिन के बाद तो छोटे मालिक का हर छोटा बड़ा काम करना जैसे उसकी प्राथमिकता हो गई थी। इस बहाने वह उनके आसपास भी तो रह लेती थी। उनकी आवाज़ पर दौड़ती भागती चल जाती। उनकी यह चाहत एक तरफा नहीं था, बल्कि छोटे मालिक भी उसे गौर से देखते थे। बात बात पर आहाना ये आहाना वो। मालकिन तो इतनी बार टोकती थी कि सिर्फ आहाना है यहाँ, और भी नौकर हैं। उसको आवाज़ दे दिया कर। आहाना को ही क्यों एक टांग पर खड़ा रखता है? आहाना हर काम परफेक्ट करती है, इसीलिए उसे आवाज़ देता हूँ। माँ को जवाब तो दे देते थे, पर असल में उसके सिर्फ नौकर मालिक का ही रिश्ता न था। तो उसे तब पता चला जब एक दिन वे रात में लेट नाइट पार्टी से आने के बाद सुबह 10 बजे तक भी उठने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उनके लिए कॉफ़ी बनाकर उनके कमरे में ले गई थी। उठिए छोटे मालिक, कितनी देर तक सोते हैं? खिड़की के पर्दे खोलती वह बोल रही थी, पर छोटे मालिक बिना शॉर्ट के सिर्फ बनियान और लोअर में ही लेटे थे। पर्दा खोलने से रोशनी अंदर आई तो उठ बैठे। अभी इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? सोने देती। वे आंखें मलते बोले थे। जल्दी छोटे मालिक, 10 बज गए हैं, लीजिए कॉफ़ी। हाँ, उसने हंसते हुई उन्हें कॉफ़ी पकड़ाई तो वे उसे गौर से देखने लगे। आना, तू मुझे छोटे मालिक क्यों बोलती है? आप छोटे मालिक हैं तो वही बोलूँगी, और क्या बोलूँ? उसने हंसते हुए यूं ही पूछ लिया था। मेरे नाम से बोला कर प्रांजल, हम बचपन के दोस्त हैं। दोस्त हम सुनकर हल्का ही गई थी वो। बचपन साथ ही तो खेले हैं, तो दोस्त ही हुए।
उन्होंने बोला तो यह खुशी समा नहीं पाई तो शर्माती वहाँ से भाग आई थी। आहाना वान्या की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। लाइट ऑन है, अभी तक उठी क्यों हो? सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, सो रही हूँ, वह बोली और लाइट बंद करके सोने के इरादे से बिस्तर में लेट गई। सब कुछ भूलने की इरादे से सब पीछे छोड़कर तो आ गई थी, घर, शहर, पेंजल और उस पुरानी आहाना को भी। पर क्या यह इतना आसान है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना? वो भी तब जब किसी की तस्वीर को अपने कोरे मन में बसाने, उसे बेइंतहा चाहने के बाद? पता नहीं, नामुमकिन नहीं, पर शायद बहुत मुश्किल ज़रूर है। प्रांजल की यादें रह रह कर कसक बन उभर आती है तो टीस पैदा कर जाती है। सुबह उठी तो वान्या और वैभव भी उठ चुके थे। नहाने के बाद वान्या ने उसके लिए ब्रेड बटर का नाश्ता दिया और सब वह वैभव के कहने पर अपनी एक ड्रेस आहाना को पहनने को देती है। वह कल से एक ही सलवार सूट में थी, सफ़ेद रंग के ब्लेस की पिंक कलर के फ्लावर प्रिंटेड कॉटन की वह अनारकली कुर्ती उसके घुटने से थोड़ा नीचे तक आ रही थी, जिसके साथ मैचिंग और की लेगिंग्स में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस ड्रेस में कमाल लग रही थी। वान्या की थोड़ी देर नज़र से ओझल होने पर अपनी बत्तीसी छलका कर अपनी चिरपरिचित कामिनी मुस्कान बिखेरती वैभव आहाना की तरछी करता बोला तो आहाना बस मुस्कुरा दी थी। फ्लैट बंद कर दोनों आहाना को लेकर मुंबई की सैर पर निकले। दरअसल आहाना को मुंबई घूमने के बहाने दोनों शीशे में उतारना चाहते थे ताकि उसके थ्रू खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। आहाना की बुरी किस्मत इस बार भी उन पर भारी पड़ेगी और वह उनके चंगल में फंस जाएगी, या उससे पहले उसकी मंशा समझ पाती कि यह नहीं तो यह वक्त बताएगा। पर आहाना इस सबसे अनजान सपनों की इस नगरी को देखने चल पड़ी, जो उससे अब तक फिल्मों में देखी है। अब उसे रियल में देखने को एक्साइटेड थी। एक कैब बुक कर तीनों सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। कितनी बार मूवी में देखा था, अब अरब सागर से भारत में विदेशी इसी समुद्री रास्ते से पहुंचते होंगे, तभी इसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया है। फिल्मों में देखा था, किताबों में पढ़ा था, पर सामने देखा तो विस्मित थी। सोचा न था कभी अपने घर से मीलों दूर इस सपनों की नगरी में पहुंच जाएगी। काफ़ी देर उधर घूमते हुए, होटल ताज और मरीन ड्राइव घूमते हुए वे शाम के समय मुंबई की शान जुहू चौपाटी पहुंची। जुहू चौपाटी बेहद खूबसूरत बीच है। जुहू में ही अधिकतर फिल्मी सितारों के घर हैं। बिग बी का घर भी यहीं है, जिसे देख एक अलग अनुभव है। इस खूबसूरत बीच पर ना जाने कब तक वह तीनों समुद्र के लहरों के साथ अटखेलियां करते रहे। आहाना थक गई तो एक जगह पर बैठ गई। आओ ना वैभव, हम यहाँ आगे तक चलते हैं। वान्या ने समुद्र की लहरों में आगे जाने की जिद की तो दोनों एक दूसरे के हाथ थामे साथ साथ समुद्र की लहरों में आगे बढ़ गए। दोनों को इस तरह हाथ पकड़ते जाते देखा तो दिल में अजीब सी हुक उठी। जब वह छोटे मालिक नदी तट पर घूमने गए थे, उनके साथ बोले शब्द कानों में गूंजने लगे। अब तो हर छोटी बड़ी बात ना चाहते हुए भी उसकी याद दिला जाती थी। सोचा था शहर बदलेगा तो उसकी याद से पीछा छूट जाएगा, पर शायद मुश्किल है। वान्या और वैभव जिस तरह हाथ पकड़े पानी में अटखेलियां कर रहे थे, उसे याद आया प्रांजल के लौटने के बाद कैसे उनकी घर छोटे बड़े काम उसकी जिम्मेदारियां उठा ली थी, और अब उसके मालिक की कोठी पर काम करने से ज़्यादा दुख भी नहीं होता था। वजह इस बहाने वह रोज़ छोटे मालिक से जो मिल लिया करती थी। हफ्ता ही हुआ था तो छोटे मालिक को लंदन से आए हुए उन्होंने उसे नदी तट पर चलने को कहा था, क्योंकि वह अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते थे। वह किचन में काम कर रही थी कि आहाना आवाज़ देते
वही किचन में ही आ गए थे। उनकी सब्जी काटते हाथों से चाकू छोड़कर नीचे रखने को बोले, क्या सारा दिन काम ही करती रहोगी? क्योंकि यही मेरा काम है और मेरा हाथ छोड़ो दीजिए, मालकिन देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। उसने अपना हाथ छोड़ने की कोशिश की पर नाकामयाब ही रह गई। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो ना आज फिर से नदी तट पर घूमने चलते हैं। क्या आहाना के इनकार के बावजूद उसके साथ चलना कहा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह उसे साथ चलने को कह रहे थे। मेरे साथ? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे साथ। और भी कोई है क्या यहाँ? तुम्हें ही कह रहा हूँ। बोलते हुए वे हंस दिए थे। मालकिन नाराज हो जाएंगी। उसने मालिक के नाराज होने का डर भी सता रहा था। नहीं होंगी, मैं सब संभाल लूँगा। और बचपन में भी तो जाते थे हम लोग, सब जगह घूमते थे। अब भी सब जगह घूमने का मन है। चलो ना। छोटे मालिक ने उसकी नहीं सुनी थी तो नहीं सुनी और जिद करके अपने साथ ले गए। नदी तट पर पहुंचकर वह किनारे पर ही खड़ी रही थी, पर छोटे मालिक वहां बिखरे गोल 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 सफेद पत्थर को लांघते पानी में उतर गए तो वह उन्हें एकटक देख रही थी। गहरे नीले रंग की टी शर्ट में जींस उन पर कितनी फब रही थी। हवा तेज चल रही थी, उनके बाल हवा में उड़ रहे थे। उफ, शायद ये दुनिया के सबसे हैंडसम और आकर्षक व्यक्ति होंगे। वह उस समय उसकी तरफ जबरदस्त आकर्षण महसूस कर रही थी, पर उनके बीच की असमानता की खाई जितनी ज़्यादा थी, उनके लिए उतना ख्वाब देखना भी गुनाह के समान था, क्योंकि उनकी इस चाहत में उसमें तड़प के सिवाय कुछ नहीं मिलना। पर यह बात जानने के बाद भी कि चाँद उसे कभी नहीं मिलेगा, पर क्या चकोरी चाँद को चाहना छोड़ती है? नहीं ना। तो वह भी उसके दुख दूर से देख ही खुश रहती थी। उसकी चाहत भी चाँद चकोरी की तरह ही थी। छोटे मालिक चाँद और वह उनके चाहत में पागल चकोरी। आहाना, वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी इधर ही आ जाओ। उनकी आवाज़ ने उसे चौंकाया था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने जोर से बोला, पर उसके न करने पर बावजूद वे वहाँ से चलते आए और उसका हाथ पकड़कर उसे भी जबरदस्ती अपने साथ पानी में ले गए। आओ ना। उनकी जिद करने पर वह आगे बढ़ने लगी, पर फिसलन होने के कारण वह फिसल गई और बहाव में बहने लगी। तो छोटे मालिक ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ उसे बचा लिया था, पर पानी में गिरने के कारण वह भीग गई थी तो असहज हो गई। जिसके बदन पर चिपके कपड़े और उसने छलकता उसका सौंदर्य देख उस दिन उसने भी छोटे मालिक की नज़रों में भी अपने लिए कुछ अलग देखा था। वे उसे एकटक सामोहित से देख रहे थे तो वह असहज होकर कपड़े झाड़ने लगी थी, पर वे उसे देखना नहीं छोड़ रहे थे। धीरे धीरे वह उनके कितने करीब आ गए थे और उसके चेहरे पर बिखर बिखर आए गीले बालों को उन्होंने अपने हाथ की उंगलियों से कान के पीछे कर दिया। वे उसे इतने प्यार से देख रहे थे कि उसे पता ही न चला कि दोनों के जिस्म एक दूसरे से सटे हुए थे। वह उनकी सांसों को अपने में महसूस कर रही थी, जिसके जिस्म की महक से उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस पल में वह भूल गई थी कि वे मालिक हैं और वह उनकी नौकरानी। उन कमज़ोर पलों में छोटे मालिक भी तो सब भूल गए थे और उसने महसूस किया अपने पहले प्यार के मीठे एहसास को, जब उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे को थाम लिया था। उनका अंगूठा उसके होठों को छू रहा था, जिससे वे हल्के हल्के रब करने लगे तो उसके पूरे शरीर में झुरझुरियाँ सी दौड़ गई थी। कितना सुखदम एहसास था वह सब। सम्मोहित हो बड़ी बड़ी आँखों को और बड़ी कर उन्हें देखती रही थी। अगले पल वे झुके और उनके होठों को चूमने अपने होठे बढ़ाए कि उन दोनों के हाथों में
उन्हें पानी में धक्का दे दिया और हंसती हुई पानी से बाहर निकल आई थी। उनके ऐसे करने से जैसे वो भी होश में आ गए हों। आहाना, क्या किया ये तुमने? रुक जाओ वहीं पर। उन्होंने उसे रोकना कहा था पर वह रुकी नहीं, हंसती हुई भाग गई। आहाना, भागो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पानी में उठते वे उनके पीछे दौड़े थे, आगे आगे, वह पीछे पीछे छोटे मालिक, पर वह जाकर सीधे मालिक की कोठी पर रुकी। आहाना, रुको, सुनो तो। वे पीछे पीछे आते बोलते रहे पर वह रुकी तो तब जब घर में बढ़ते हुए सिंका से टकराई। वंशिका मालिक की सहेली की बेटी और छोटे मालिक की बचपन की दोस्त भी है। बड़ी और अजीब नज़रों से उसे देख घूर रहा था। मनोमन पूछ रही हो कि तुम प्रेंजल के साथ क्या कर रही हो? जलन और गुस्से के उसके चेहरे पर उसके साफ दिख रहा था। आगे का देखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। तब तक के लिए राधे राधे, और चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।